दोस्तों, मैं हूँ आरजे अक्षता और आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMA गूंज। दोस्तों, अब प्रस्तुत है विज्ञान कार्यक्रम कहानी धरती की, जहाँ धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम विज्ञान की रोशनी में धरती के करोड़ों वर्षों पुराने रहस्यों, उसकी बदलती प्रकृति और उनमें छिपी अनकही कहानियों को सरल और रोचक शब्दों में आपके सामने रखते हैं। हर कड़ी में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक रोचक वैज्ञानिक संवाद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ हैं बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीनिवास बिकना, जिनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर निमिष कपूर। यह कार्यक्रम बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कहानी धरती की कार्यक्रम में। क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में तैरता हुआ धुआं, मिट्टी में दबा एक छोटा सा कण या समुद्र की गहराई में जमी तलछट, यह सब मिलकर हमारी धरती की कैसी कहानी कहते हैं? क्या यह संभव है कि हम हजारों साल पुराने मौसम को पढ़ सकें और आज के प्रदूषण के असली स्रोत का पता लगा सकें? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे वैज्ञानिक जो अतीत और वर्तमान को जोड़कर भविष्य की तस्वीर समझाने की और समझने की कोशिश करते हैं। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान BSIP लखनऊ के वैज्ञानिक और रेडियो कार्बन डेटिंग लैब के प्रमुख डॉक्टर श्रीनिवास बिकना, जो रेडियो कार्बन डेटिंग, पैलियोक्लाइमेट और वायु प्रदूषण के रहस्यों को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर बिकना, कहानी धरती की कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते निमिष जी, मैं सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूँ ये मौका के लिए। डॉक्टर बिकना, जब हम कहानियों में देखते हैं और कभी कभी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी देखते हैं कि जब धरती की कोई खुदाई हो रही होती है, उसमें से कोई कंकाल या लकड़ी या कपड़ा मिलता है और वैज्ञानिक रेडियो कार्बन डेटिंग से उसकी उम्र बता देते हैं, तो ये एक हमें रहस्य की तरह लगता है। आप बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान की रेडियो कार्बन डेटिंग लैब के प्रमुख हैं। हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये रेडियो कार्बन डेटिंग आखिर क्या है और ये कैसे होती है? दरअसल सर, बात ये है कि धरती में कार्बन सभी जगह पे है, लेकिन कार्बन की कुछ आइसोटोप्स और समस्थानी ऐसे बोला जाता है रेडियोधर्मी है, तो वो स्थिर नहीं है। तो कार्बन को अगर दो पार्ट में बांट दें, स्थिर परमाणु है, अस्थिर परमाणु। अस्थिर परमाणु में उसको बोलते हैं रेडियो कार्बन। ये रेडियो कार्बन धरती के ऊपर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की हवा में कॉस्मिक किरणों को नाइट्रोजन एटम्स के इंटरेक्शन की वजह से कार्बन 14 बनती है। जैसे कार्बन 14 बनते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद वो तुरंत CO2 को ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैसे CO2 ट्रांसफर हुआ, वो धरती की वायुमंडल में चारों जगह व्यापित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे ये CO2 को ग्रहण करती हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे में C14 शामिल हो जाती है। जैसे पेड़ पौधों को बकरी और गाय खाती है, उसके बॉडी के अंदर ये C14 चली जाती है। जैसे उस जानवर और वेजिटेबल्स को हम खाते हैं, वो C14 कंटेंट हमारे में अंदर भी शामिल हो जाते हैं। जैसे एक जीवी जीवित रहते हैं, उसके बॉडी के अंदर जो C14 मात्रा है, वो पर्यावरण से हमेशा समतुल्य बैलेंस में रहती हैं। जैसे जीवित मारी जाती हैं, उसका C14 रेडियोधर्मी है, तो अस्थिर है, तो ये नियमित रूप से वो क्षय होती रहती है। साइंटिस्ट प्रोफेसर विलार्ड लेबी ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से ये तय किया था, ये नियमित रूप से C14 क्षय होने के ये डीके रेट को पता करके एंड C14 मात्रा को जो भी फॉसिल रिमेन्स हैं उसमें मेजर करके हम ये बता सकते हैं दैट वो कितने साल पुरानी चीज़ है। तो इसके साथ विलार्ड लेबी ने ये भी प्रूव किया था, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को डेट करके 5000 वर्ष तक हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्ट्स को वो लोग नियमित रूप से डेट करके एग्जैक्टली वही डेट दिखाया था, देन रेडियो कार्बन डेटिंग को एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद बहुत सारा वर्ल्ड वाइड लैब्स ने ये प्रोसेस को अडॉप्ट किया एंड बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में इधर आई एम वेरी प्राउड। मतलब ये बहुत पुरानी लैब है, 1970s में एस्टेब्लिश हुआ था। प्रोफेसर राजगोपालन जी ने शुरुआत किया था, उसके बाद प्रोफेसर नौटियाल जी, उसके बाद प्रोफेसर अग्निहोत्री एंड प्रेजेंटली मैं इसको देख रहा हूँ जी। और एक और गौरवान्वित करने वाली चीज़ हमें पता चली है कि आपने हाल ही में महाराणा प्रताप की सेना के ध्वज की भी डेटिंग की है।
ये अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव का विषय है कि लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में महाराणा प्रताप के सेना का जो ध्वज था, जो झंडा था, उसको भी आपने रेडियो कार्बन से डेटिंग करके ये बता दिया कि ये उनकी ही सेना का झंडा है। तो ये अपने आप में एक बड़े रहस्य से आपने पर्दा उठाया, क्योंकि हमारे भारतीय सेना के पास वो झंडा बहुत लंबे समय से चला आ रहा था और ये तय नहीं हो पा रहा था कि ये झंडा क्या वाकई महाराणा प्रताप की सेना का है। तो ये उपलब्धि आपने कैसे हासिल की? सर, बात यह कि मैं 2023 में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट में रेडियो कार्बन डेटिंग लैब को इंचार्जशिप लिया था। देन उस दौरान 1 साल बीतने के बाद मेरे पास 2 आर्मी की कर्नल और लेफ्टिनेंट्स आए थे। इसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट लिए थे। रेडियो कार्बन लैब में हमने पहले क्लॉथ की पीस चेक किए थे। सिंस ये कॉटन से बना हुआ था, कॉटन एवरी ईयर सीजनल प्लांट है, तो अगर मान लीजिए ये कॉटन उस साल की जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का जो ऑब्जेक्ट थे उसका टाइम की कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसमें कॉटन में गया और उसमें C14 भी शामिल थे। जैसे कॉटन कट करते हैं पौधे से, वो C14 क्षय होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी टॉपिक को यूज़ करके, इसी पॉइंट को यूज़ करके हमने ये कॉटन से हम सेलुलोज एक्स्ट्रा किए थे। सेलुलोज को हम ग्राफाइट बनाया था और हमने डेटिंग करवाए थे। जैसे हमने डेटिंग प्रोसेस किया था, सैंपल इसका आया था 1679 साल पुराना की फ्लैग हैं। हिस्टोरिकली ये महाराणा प्रताप की रेजिमेंट में उन लोगों की एंसेस्ट्रल फैमिलीज दे हैव मतलब उन लोगों को आर्मी को रेजिमेंट को दिया गया था। एंड वी आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी बिकॉज महाराणा प्रताप जी का डेथ 1597 में हुआ था। तो उसकी वंशज ने दिया, तो मतलब 1 साल मान के चलिए, ग्रैंडसन और सन। बिल्कुल। तो 1679 कैलिब्रेटेड रेडियो कार्बनेज इज लाइकली बी दैट, मतलब वो कॉटन क्लॉथ इज फ्रॉम दैट एरिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपने इतिहास पर अपने वैज्ञानिक मोहर लगा दी है और अपने लैब में आपने इस बात को प्रमाणित किया है कि ये जो झंडा है, ये जो ध्वज है, ये महाराणा प्रताप के सेना का है, जो आज भी हमारे भारतीय सेना में सुशोभित हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव का क्षण है। सर, इधर मैं अपने निर्देशक महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो हमको ये प्रोजेक्ट लेने के लिए एंकरेज किया था एंड हमको बहुत सपोर्ट मिला था। तो आई वॉन्ट टू कीप दैट इन द रिकॉर्ड। बिल्कुल। और यहाँ एक बात और भी स्पष्ट होती है कि इतिहास और विज्ञान बेशक एक अलग अलग विषय हैं, लेकिन अगर हम मिल के काम करें तो हम बहुत कुछ नया दे सकते हैं अपने देश को, समाज को और दुनिया को। आपने सही कहा। डॉक्टर बिघना, अब हम आते हैं प्रदूषण की तरफ, जो एक बहुत बड़ी समस्या आज की बन गई है। दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो दुनिया में जाना जाता है, जो दिल्ली का प्रदूषण है, और लखनऊ भी उसी के कतार में अब शामिल हो रहा है। तो आपका काम न केवल हजारों साल पुराने पैलियो क्लाइमेट यानी अतीत के मौसम को समझना है, बल्कि आप आज के प्रदूषण को भी आप पढ़ते हैं। कल प्रदूषण का स्तर क्या था और आज का भी प्रदूषण स्तर क्या है। तो एक वैज्ञानिक के तौर पर इन 2 अलग अलग किनारों को जोड़ने का आप काम कैसे करते हैं? एक तरफ अतीत की जो पैलियो क्लाइमेट है और आज का जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और दूसरा हमारा जो पास्ट है, जो अतीत है, उसको हम आज के प्रदूषण और जो हमारा इन्वायरमेंटल जो ये संकट आ गया है उसको भी हमें को समझने का रास्ता इससे मिलता है क्या? ज़रूर सर। वो क्या है कि आजकल की प्रदूषण की सीमा बढ़ती जाती है एंड उसके मापना हम डिफरेंट पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन मेजर करके हम एटमॉस्फेयर में पता चलता है दैट ये प्रदूषण बढ़ रहा है। बट लेकिन ये आजकल की समय में ये बढ़ रहा है और हज़ारों पुराने साल में भी इसका रिकॉर्ड्स में अगर ये हम चेक करते हैं ये पोल्यूटेंट पैरामीटर्स, उसमें भी वो सिग्नल उतना ही है। तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं आगे की भविष्य के लिए। लेकिन अगर हमको पता चला बैकग्राउंड लेवल्स में बहुत कम मात्रा में पोल्यूटेंट्स एंड अभी बढ़ रहा है, देन इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, हम लोगों को ये दोनों चीज़ जोड़ के चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं दैट हिस्टोरिकली देखेंगे तो CO2 की मात्रा आजकल ग्लोबल वार्मिंग के प्राइम कंसर्न बताया जाता है। दैट CO2 की मात्रा हवा में बढ़ती जाती है आजकल की प्रदूषण की वजह से 420 ppm एंड इसकी वजह से धरती की तापमान को कहा गया था दिस इज़ द मेजर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर। तो अगर हमको सेडिमेंट्स और आइस कोर्स की डेटा से हमको ये पता चलता है दैट हज़ारों साल पहले धरती की जो CO2 लेवल्स हैं वो 200 ppm से ज़्यादा नहीं, तो अभी द्विगुणीकृत मतलब डबल, मोर देन डबल द CO2 कॉन्सेंट्रेशंस एटमॉस्फेयर में और हवा में हैं।
तो साइंटिस्ट ये जानना चाहते हैं दैट अगर ये अलार्मिंग लेवल्स इंक्रीज होता है, जैसे टेम्परेचर अभी CO2 राइस एंड तापमान की जो सूची है वो भी दोनों इंडिकेट करती हैं दैट बढ़ते हैं, तो शायद CO2 बढ़ने की वजह से बहुत सारा क्लाइमेट फैक्टर्स, क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इसको फीडबैक समझने के लिए हमको अलग अलग आर्काइव्स लाइक सेडिमेंट्स हो, आइस कोर्स हो और केव सैंपल्स हो, ट्री रिंग्स हो, हम लोग अलग अलग तरीके अवशेष में और बायोलॉजिकल सैंपल्स में हम ढूंढ के ये बता सकते हैं दैट हम कनेक्ट करना चाहते हैं दैट हमको ऐसे कुछ चीज़ पता चले दैट इसका इफेक्ट्स आगे जाके क्या होने वाला है। प्रिडिक्ट करने के लिए हमको पास समझना बहुत ज़रूरी है। जी, और जो कार्बन की बात हम करते हैं, जो पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, और आज जो ग्लोबल वार्मिंग का जो समय है उसमें दो हमको शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ते हैं आपके रिसर्च में भी और चर्चा में भी, ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन। और ये हमें तो सुनने में कुछ रंग लगता है कि कोई ब्लैक होगा तो वो ब्लैक कार्बन हो गया और कुछ ब्राउन कलर का है तो वो ब्राउन कार्बन हो गया। लेकिन अब ये आपकी रिसर्च बताती हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत बड़े दुश्मन हैं, बड़े ख़तरनाक हैं ये। तो अब ये असल में क्या हैं ये ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन, और लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों में जो एक आम आदमी है उसकी सेहत पर और हमारी खेती, जो हमारा रोज़मर्रा का जीवन है, उस पर ये क्या असर डाल रहे हैं? जैसे हवा में आप गैसेस बोलते हैं, गैसेस के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, कण, सूक्ष्म कण बोलते हैं। ये सूक्ष्म कण इसीलिए हैं, वो हमारी श्वास लेने के समय ये पार्टिकल्स भी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के अंदर जाके उसको चोक कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स हो सकते हैं, आस्मा हो सकते हैं, एंड इनफर्टिलिटी मोर्टालिटी रेट इंक्रीज हो रहा है। एंड बेबीज़ में ये तक पाया गया था दैट ये पोल्यूशन की सम ऑफ द पार्टिकल्स लाइक जैसे आपने बोला था ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन, ये हवा में बहुत कम मात्रा में है, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से ये आराम से रोड पे चलने वाले लोग भी हर रोज़ अपने पेपरों में भरे जा रहा है। एंड मैं आपको ब्लैक कार्बन की इम्पोर्टेंस बताऊं तो ब्लैक कार्बन एक्चुअली एक कालिका कण है, सूक्ष्म कण, 3 नैनोमीटर साइज पार्टिकल। ये इजीली हवा से दौरान हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में जाके हमारा लंग्स को चोक कर देती है। एंड ये प्रधान तौर से आपको फॉसिल फ्यूल कंबशन और गैसोलीन और पेट्रोल, डीजल, अपने बाइक में आप पेट्रोल डाला के चलाते हो 4 स्ट्रोक इंजन्स, और अभी तो 6G टेक्नोलॉजी आया तो इसमें छोटी मात्रा में निकलती है। इसके साथ साथ हम गांव के साइड जाते हैं तो वो लोग रोटी बनाने के लिए चूल्हा यूज़ करते हैं, तो चूल्हा में लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने की वजह से उसमें ये सूक्ष्म कण ब्लैक पार्टिकल्स आ जाते हैं। जैसे ये ब्लैक पार्टिकल आता है, ये ग्रेविटी सेटल नहीं कर पाती, तो हवा के दौरान ये एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। जैसे पंजाब में आपको सबको पता है दैट क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, एक स्टबल बर्निंग, परेली जलाना, पराली जलाना, तो इसके वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक पार्टिकल्स पंजाब की हवा में, एंड मानसून की वजह से वो हवा दिल्ली में आके बहुत सारा लोगों को विंटर में तकलीफ देती है। तो ये कहा गया दैट दिल्ली की प्रदूषण लोकल पोल्यूशन से नहीं, पंजाब और आसपास के गांव में फसल जलाने की वजह से, स्टबल बर्निंग की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ ब्लैक पार्टिकल्स, उसकी वजह से खास तौर पे प्रभावित करती है आम जनता को। तो आप देखेंगे सर्दियों में बहुत सारा स्कूल्स विंटर्स दिल्ली में बंद हो जाते हैं, तो हवा के प्रदूषण की लेवल तो बहुत सीरियस मामला है। जो ब्राउन कार्बन है वो पहले ध्यान नहीं दिया था। जब आप लकड़ी और कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जलाते हो, उससे मैक्सिमम पार्टिकल्स आता है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हवा में आके कंडेंस हो जाते हैं। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम लाइट एब्जॉर्ब करने की बात करते हैं, अगर आप ये प्रदूषण के दौरान प्रोड्यूस किया हुआ पार्टिकल्स को आप क्लाउड में डालते हो, वो बारिश नहीं होगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो समर में खेती में बारिश होना चाहिए, बट पॉल्यूशन की वजह से क्लाउड उधर प्रेसिपिटेट नहीं होगा, रेन नहीं आएगा। इसकी वजह से डिले होने की वजह से आप आगे पीछे जो फार्मिंग करते हैं उन लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ते हैं। सो हेल्थ एस्पेक्ट एक है, एक एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, और ये इनके खतरों से हमारे श्रोता भी जो है वो वाकिफ़ हो रहे होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे उत्तर भारत में जो स्मॉग की चादर बिछ जाती है। जब भी सर्दियों का जब मौसम आता है
और इस स्मॉग के लिए कोई गाड़ियों को दोष देता है, कोई फैक्ट्रियों को दोष देता है, कोई पराली, जैसे आपने बताया, इसको लिए पराली जलाने के लिए इसको जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन आपका जो मैंने शोध पत्र पढ़े, आपकी रिसर्च ये कहती है कि आइसोटोप्स के ज़रिए प्रदूषण की फिंगर प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। तो अब ये जरा तकनीकी शब्द हैं यहाँ पर, आइसोटोप्स और फिंगर प्रिंटिंग, इनको जरा आसान भाषा में अगर आप समझाएंगे कि क्या हम आपकी रिसर्च की मदद से ये साबित कर सकते हैं कि इसका असली गुनाहगार कौन है, ये जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ये आखिर कैसे बढ़ रहा है और उसको कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। दुनिया भर की कमेटीज़, हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें चिंता जाहिर कर चुके हैं। सर, इस पे मैं 2 मिनट और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो सवाल पूछे बहुत गंभीर सवाल है। इधर हम एज ए साइंटिस्ट और विज्ञान के दौरान हम किसी फैक्टर को कल्प्रिट नहीं माना जाता है। हम आइसोटोप यूज़ करके, खासकर रेडियोकार्बन आइसोटोप यूज़ करके हम ये मात्रा एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूँ तो दिल्ली की प्रदूषण में अब ब्लैक पार्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली ये बोला जाता है दैट पंजाब की फसल जलाने की वजह से ब्लैक पार्टिकल्स दिल्ली पोल्यूशन में आए और दिल्ली पोल्यूशन में बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रही हैं, जनता को। तो हमने क्या किया था, 2011 में हम हर एक अल्टरनेटिव डे पे हम वायु प्रदूषण के सैंपल कलेक्ट किए थे, उसको रेडियोकार्बन सैंपल्स के लिए एनालिसिस किए थे, रेडियोकार्बन सेपरेट करके। रेडियोकार्बन टेक्निक ऐसा है ना, तो अगर आप लकड़ी जलाते हो, लकड़ी में प्रकाश संश्लेषण की वजह से जो C14 लॉक हुआ उसमें आपको मिल जाता है कितना मात्रा में आपको बायोफ्यूल्स में रेडियोकार्बन है पता चलता है। लेकिन इसके अलावा आप अगर अदर फ्यूल्स देखेंगे लाइक डीजल, गैस और पेट्रोल, ये सब मिलियन ईयर्स बैक पुराना अवशेष से बना हुआ ईंधन, जिसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। सो इसमें रेडियोकार्बन नेग्लिजिबल क्वांटिटीज हैं, हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो एक जगह आप लकड़ी है प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक्यूमुलेट किया था, वो सिग्नल बहुत ज़्यादा आपको पकड़ सकते हो, लेकिन एक जगह ब्लैक कार्बन है वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो अगर एक कोई भी प्रदूषण के सैंपल में आप रेडियोकार्बन मेजर कर सकते हो, आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितना प्रदूषण पेड़ पौधे जलाने की वजह से और फसल जलाने की वजह से आया, और नहीं तो व्हीकल पोल्यूशन और कोल कंबशन की वजह से आया। इसमें हमको ये पता चला पंजाब की जो फसल बर्निंग विंटर पोल्यूशन को लगभग 40% कंट्रीब्यूट करती हैं एंड 60% इज फ्रॉम लोकल पोल्यूशन। बट अगर आप समर टाइम में बात करते हैं, विंटर में लगभग 80% ब्लैक पार्टिकल्स जो आते हैं हवा में प्रदूषण, वो सिर्फ लोकल पोल्यूशन की वजह से। जी, और ये भी हमारे जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने भी अपनी रिपोर्ट्स में 95% मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है कार्बन इमिशन के लिए। yes. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और ये रिसर्च निकलने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ स्टेप्स उठ रहे होंगे देश में इस प्रदूषण को कम करने के लिए। अब डॉक्टर बिकना, आपकी एक रिसर्च काफ़ी चर्चा में रही है, जिसमें आपने ये बताया है कि जो उत्तर भारत का धूल और धुआं है वो उड़कर समुद्र तक पहुंचते हैं और वहाँ एक तरह की समुद्री खेती या ओशन फर्टिलाइजेशन शुरू कर देते हैं। यह सुनने में एक साइंस फिक्शन जैसा लगता है कि समुद्र में ओशन फर्टिलाइजेशन एक नया शब्द है हमारे लिए। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है और समुद्र के इकोसिस्टम के लिए इसके क्या मायने हैं? सर, जैसे धरती पे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान खाना मतलब अपना फूड बनाती हैं और उसको हम पूरा लाइफ साइकिल ऑन द लैंड यूज़ करते हैं, जैसे समुद्र में भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पौधे हैं, उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन डे टाइम में ऊपर सरफेस पे आके वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑर्गेनिक कार्बन कन्वर्ट करके वो हेल्थी रहते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन इसका लाइफ बहुत कम होता है, कुछ घंटों में से कुछ मिनटों से 1 हफ्ते तक रहती हैं और उसके बाद वो मर जाती हैं। इन लोगों का मिलियंस ऑफ दी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पौधे इकट्ठा होके मर जाता है, तो इसका मास लेवल सरफेस से एक्सपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट मतलब ट्रैवल, लाइक सेटलिंग पानी के अंदर। तो लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, प्रकाश संश्लेषण जब धरती पे होता है सॉइल पे, इधर सॉइल पे जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो डायरेक्टली रूट्स के दौरान प्रकाश संश्लेषण में जो पौधों को मिलता है। लेकिन समुद्र के केस में डिफरेंट है। समुद्र में कोस्टल लाइन में जो रिवर्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सिलिकेट और अदर न्यूट्रिएंट्स है, ये नदियों के द्वारा वो पेड़ माइक्रोस्कोपिक पौधों को और फाइटोप्लैंक्टन को न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी करते हैं। लेकिन उसमें एक मात्रा ट्रेस न्यूट्रिएंट बोलते हैं आयरन, ये आयरन डस्ट के द्वारा मिलता है। ये आयरन
जैसे रिवर वाटर सी वाटर में एंटर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीएच चेंज की वजह से वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पौधों को और फाइटोप्लैंक्टन को ये अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हमारा नेचर ऐसे बनाया गया था। ये एटमॉस्फेयर में ये धूल कण जो है ये समुंदर के ऊपर हवा के दौरान जाके उधर डिपॉजिट होके ये न्यूट्रिएंट्स उसको रिलीज करते हैं, आयरन को, एंड उसके दौरान ये फाइटोप्लैंक्टन और ये माइक्रोस्कोपिक पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण कर पाती है। तो हमने अलग अलग आइसोटोप्स यूज़ करके हमने डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डस्ट, मतलब राजस्थान की डेजर्ट डस्ट, अरेबियन डेजर्ट डस्ट एंड ईरानियन डेजर्ट डस्ट कब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जाके कौन सी लेवल की न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट करते हैं, ये हमने डिटेल्स में स्टडी किया। और यहाँ पर एक जो तकनीकी शब्द है आइसोटोप्स, हमारे श्रोता जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए जरा आप ये बता दें कि आइसोटोप्स का क्या पर्याय है, इसका क्या मतलब है? सर आइसोटोप्स मतलब अगर आप कोई भी एटम बोलते हैं उसको, जैसे मैंने कहा था कार्बन के केस में C12, C13 और C14, C12 और C13 जो परमाणु हैं वो उसको बोलते हैं स्टेबल आइसोटोप। C14 जो है वो रेडियोधर्मी आइसोटोप है। ये आइसोटोप मीन्स आइसो मीन्स सेम, टॉप मीन्स प्लेस, वो पीरियोडिक टेबल में एक ही टाइप की बिहेव करने वाली स्पीशीज है और छोटी छोटी कण है। सिंस देयर केमिस्ट्री इज सेम बट फिजिकली देयर मास मतलब वेट जो है ना अलग अलग हो जाता है, अलग अलग है। तो इस छोटी प्रोसेस को हम हर एक प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, तो हमको उन लोगों का रेशियो का जो डिफरेंस है ना वो लेने में, लाइक जैसे जो मोटा आदमी है वो दौड़ता कम तेज से, पतले वाली जो है रेस लगा दे तो वो बहुत तेज तो दौड़ता इस तरह के कार्बन के आइसोटोप से आप काम कर रहे हैं। 14 और 12 और ये जो समुद्र का यहाँ पर जब आपने चर्चा की तो यहाँ पर एक ये भी सवाल निकलता है कि जो समुद्र की मछलियाँ हैं जो पूरी फूड चेन पर भी यानी इसका सीधा असर पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण जो समुद्र का जीवन है उसमें भी बहुत सारे बदलाव दिख रहे होंगे। तो आने वाले समय में हमारा जो सी फूड इंडस्ट्री है, खासतौर पे मछलियों का जो व्यापार है और जो हमारे तटीय समुदाय हैं, जो मछुआरा हमारा वर्ग है, उसके लिए भी एक चिंता का विषय बन सकता है। सर जैसे कि हवा की पोल्यूशन की हमने बात किए थे पहले, कोस्टल बेल्ट में पोल्यूशन वेस्ट इंडस्ट्री वाटर्स के अगर बिना क्लीनिंग एडॉप्शंस की वजह से हमने छोड़ देते हैं तो मछलियाँ उधर से दूसरी जगह चली जाती हैं। सिंस इंडियन कंट्री में लॉट ऑफ बेल्ट कोस्टल बेल्ट है तो बहुत सारा लोग इसके ऊपर मछुआरे लोग इसके आधारित पे जीते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हैं ना, जो पानी नदियों से इंडस्ट्री से नदियों में वेस्ट देन कोस्ट पे जाते हैं, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा लंबा टाइम स्केल के लिए होता है। रिकवर करने में बहुत साल लग जाएगा। आप अभी बंद कर देंगे कोविड के टाइम पे, एक्चुअली कोविड एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है। कोविड के टाइम पे गंगा में बहुत सारा ऐसे रिवाइविंग फिशेस आया, वो पहले एक्सटिंक्ट थी समझ के रखा। तो एंड कोस्टल बेल्ट में भी रिवाइवल देखने के लिए मिला था, और बिफोर एंड आफ्टर द कोविड। तो अगर इंडस्ट्री का पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं तो दैट मतलब वो बहुत फ़ायदेमंद कहा जा सकते हैं। तो पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इज आल्सो मतलब एक मेजर थ्रेट है जी। और डॉक्टर बिघना, अब आपकी और एक उपलब्धि की यहाँ पर चर्चा आवश्यक है। आपने हाल के वर्षों में 2024 में आर्कटिक के स्वालबार्ड और 2025 में अंटार्कटिक यानी दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में भारतीय तिरंगा फहराया है, वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं। इतनी चरम परिस्थितियों में आप आर्कटिक और अंटार्कटिक क्या समझने या क्या खोजने गए थे, और इन बेहद दूर दराज इलाकों में जहां इंसानी गतिविधियों के स्पष्ट संकेत मिलते हैं क्या आपको? सर एक्चुअली मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके आंसर करना चाहता हूँ। आर्कटिक प्रोजेक्ट जो है ना, अभी हमारा ग्लोबल वार्मिंग कॉन्टेक्स्ट में ये रिसेंट अध्ययन से ये पता चला गया था दैट आर्कटिक का गर्मी तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर इससे क्या होगा, आर्कटिक की गर्मी बढ़ने से और तापमान बढ़ने से आर्कटिक का आइस जल्दी मेल्ट होगा। जल्दी मेल्ट होगा मतलब उधर की फ्रेश वाटर जो है, जो डीप वाटर बनती है, और डीप वाटर पूरा समुंदर के पूरा ग्लोब की पानी के अंदर चर्निंग होके वो सर्कुलेट करते हैं। ये चेंजेस होगा तो आपको फूड वेब चेंज होगा तो फिशेस का कोस्टल बेल्ट भी इफेक्ट होगा। एंड समुंदर CO2 को हवा में एब्जॉर्ब करती है, एक मेजर सिंक है। लेकिन कुछ जगह ऐसे पाया गया था समुंदर CO2 एमिट करती है। अगर CO2 एमिट करती है, आज की स्टोर किया हुआ CO2 और पहले कुछ 1000 साल पहले जो स्टोर किया हुआ CO2 अभी कुछ पॉकेट्स में ऊपर आने लगा, तो यू आर गिविंग मतलब आप फीडबैक लूप में CO2 को सिंक नहीं कर रहे हो, सोर्स की तरह एमिट कर रहे हो। तो
एनी चेंजेस, मतलब कोई भी चेंज आर्कटिक आइस को अफेक्ट करती है, वो बहुत तेजी से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देगी। तो हमारा प्रोजेक्ट में ये कहा गया था, साइबेरियन एरिया, रशियन साइबेरियन एरियाज एंड कैनेडियन आर्कटिक, ये फॉरेस्ट फायर्स के लिए बहुत माना जाता है, खासकर समर टाइम पे। ये फॉरेस्ट फायर एक बार पकड़ लिया तो इट विल गो फॉर, मतलब 1 महीने 2 महीने तक वो फॉरेस्ट फायर में बहुत सारा ब्लैक पार्टिकल्स जनरेट करके हवा में छोड़ देती है। ये हवा आर्कटिक में आइस में आके डिपॉजिट होता है, तो उसका इफेक्ट बहुत तेज़ी से, गर्मी अगर 1 गुना से नेचुरली हो रहा है, उसको 100 टाइम्स आप एम्पलीफाई करके देखेंगे, उतना तेज़ से आर्कटिक आइस मेल्ट हो जाएगा। तो हम आर्कटिक में ब्लैक कार्बन और सूट की सोर्सेस फिंगरप्रिंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट डेवलप किए थे, एंड उसी में हमको नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च में ग्रांट मिला था। हम लोग गए थे एंड मैं पर्सनली जाके उधर सैंपल कलेक्ट किया हूँ एंड ये स्टडी करने के लिए। अंटार्कटिका इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। अंटार्कटिका में सदर्न हेमिस्फीयर में आप ग्लोब ग्राउंड देखेंगे, हाफ ऑफ द पार्ट नीचे कंट्रीज में, मोस्ट ऑफ द लैंड पार्ट कम है, ओशन ज़्यादा है। अनलाइक आर्कटिक वेयर लोग रहते हैं, फॉरेस्ट फायर्स होते हैं और एमिट होकर आइस में डिपॉजिट करते हैं ब्लैक पार्टिकल। अंटार्कटिका इज़ फार अवे लैंड, नो बडी स्टेइंग देयर, मतलब कोई लोग रहते नहीं है। बहुत मुश्किल टेम्परेचर्स में, मतलब वेरी वेरी फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे कुछ स्टडी करने के लिए जाना पड़ता है, एंड ओनली हम समर में ही जा सकते हैं। तो अंटार्कटिका केस में समर में, मतलब अंटार्कटिका समर मतलब दिसंबर टू फरवरी, नॉट लाइक हमारा समर जून जुलाई अगस्त सितंबर। सो सदर्न हेमिस्फीयर की समर है वो दिसंबर टू फरवरी है। तो इस टाइम ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका ब्राज़ीलियन में बहुत सारा फॉरेस्ट फायर होते हैं। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में 2019 में आपको पता चला होगा, कोविड के जस्ट पहले ऑलमोस्ट आधा ऑस्ट्रेलिया जल गया था फॉरेस्ट फायर की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारा ब्लैक पार्टिकल्स एमिट हुआ, एंड ये कुछ रिपोर्ट्स बोला गया था समुद्र में डिपॉजिट हुआ, सम ब्लैक पार्टिकल्स अंटार्कटिका ट्रैवल करके उधर पड़े। सो हमारा प्रोजेक्ट ये है, इतने हज़ारों किलोमीटर्स ट्रैवल करके, ओशन क्रॉस करके, अगर अफ्रीकन फायर, साउथ अमेरिकन, ब्राज़ीलियन फायर्स और ऑस्ट्रेलियन फायर्स ब्लैक पार्टिकल्स को लेके जाके हवा में अंटार्कटिका में डिपॉजिट करते हैं, इसका क्या इफेक्ट है। तो आर्कटिक प्रॉब्लम में स्टडी करना कंपैरेटिवली ईजी है कंपेयर टू अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका में समुद्र क्रॉस करके ब्लैक पार्टिकल्स आके डिपॉजिट करना। तो हमारा हंट अंटार्कटिका के लिए और डिफ़िकल्ट है, एंड हम ट्राई कर रहे हैं, 5 साल की प्रोजेक्ट है, तो वी आर सेकेंड फेज में हैं। तो हमने सैम्पल्स कलेक्ट करके लेके आया था, एंड अगेन आई हैव टू थैंक माय निर्देशक महोदय, बिकॉज सपोर्ट किया था। तो दोनों प्रोजेक्ट्स एक ही बार हमने ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। अब यहाँ पर आपने जो बताया कि जो धुआं है या ब्लैक पार्टिकल हैं, ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आर्कटिक और अंटार्कटिका तक पहुँच रहे हैं, तो ये इतनी लंबी यात्रा कैसे करते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का भी विषय है और एक जिज्ञासा का भी विषय है। जब भी आप कोई भी लकड़ी जलाते हैं और डीजल और गैसोलीन बर्न करते हैं, जिसमें जो सूक्ष्म कण आता है ना, साइज बहुत कम होता है, तो ग्रेविटी उसको सेटल नहीं कर पाएगी, तो लगभग 7 to 10 डेज तक वो हवा में रहती है। तो अगर सदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स जो आप स्पीड देखेंगे, आप इधर से 10 गुना ज़्यादा है, 30 to 40 मीटर्स पर सेकेंड और मोर देन दैट। तो इतनी तेज़ हवा से ये पार्टिकल चलते हैं, तो कुछ जगह ऐसे पाया गया था फॉरेस्ट फायर के सिग्नल्स मिलना शुरू हुआ। और ये भी आपने जो बताया कि ये नैनोमीटर्स में होते हैं, जो ये 3 नैनोमीटर्स 3 नैनोमीटर जो कार्बन के ये कण हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, और ये आर्कटिक और अंटार्कटिक को भी अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। ये 3 नैनोमीटर्स होती हैं, और मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं, जो 1 नैनोमीटर होता है, अगर आप 1 मीटर के 100 करोड़ टुकड़े करेंगे, एक बार फिर सुन लीजिए, 1 मीटर के 100 करोड़ टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कल्पना से परे है कि वो कितना छोटा होता है। जैसे कि हमारा कोविड का वायरस, जिसका कहा गया कि साइज जो है वो 100 नैनोमीटर होता है, तो अब यहाँ तो 3 नैनोमीटर की आप बात कर रहे हैं। तो जैसे इधर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज हमारा हेयर जो है ना, थिकनेस वो 100 माइक्रोन है। 100 माइक्रोन मतलब इससे भी 1 लाख कम साइज हमारा ब्लैक पार्टिकल है। यानी आप अपने जो बाल है ना, उसकी मोटाई को अगर आप फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा करेंगे, तो वहाँ पर जो 100 नैनोमीटर है वो एक आपके मोबाइल की तरह नजर आएगा, अगर आप अपने बाल की मोटाई को फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा सोचें। तो एक बहुत ये गूढ़ विज्ञान है जो हम प्रयास कर रहे हैं कि आम शब्दों में और रोचकता के साथ हमारे श्रोताओं तक पहुँचे और वो इससे आत्मसात हो पाएँ। और अब डॉक्टर बिखना, जो आपको आर्कटिक और अंटार्कटिक में आपने जो स्टडी की और वहाँ
भारतीय तिरंगा भी आपने फहराया, मैंने फोटो देखे हैं आपके। कैसा लगा, कैसा गर्व की अनुभूति आपको हुई? सर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आर्कटिक जाना एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि उधर हमारा हर एक फील्ड ट्रिप के आगे पीछे भालू, सफ़ेद भालू का सामना करना पड़ता है, पोलर बेयर बोलते हैं, और पोलर बेयर बहुत फिरेशियस होते हैं। तो हम लोगों को सपोर्ट दिया गया, गनमैन्स दिए गए और फील्ड अच्छी तरह से किया गया। ऑल सैम्पल्स हमने कलेक्ट किए थे और अगस्त 15 हमने सेलिब्रेट किए थे, फर्स्ट टाइम इन आर्कटिक। देन अंटार्कटिका केस में कम्प्लीटली हमारा स्टेशन ही है। NCPOR और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एर्थ साइंसेस हम लोग को 2 स्टेशन मिला था, भारती एंड मैत्री। हम लोग मैत्री स्टेशन में 3 महीने के लिए रहे थे एंड इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मतलब उधर ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट है, तो आप कुछ भी एमिट नहीं कर सकते हो, कुछ भी थ्रो नहीं कर सकते हो। तो ये अपने आप एक अजीब सा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। और कितना टेम्परेचर था वहाँ और कैसे आपने बर्दाश्त किया? समर में हम जब गए थे, द टेम्परेचर 18-15 डिग्री से 6 डिग्री 3 डिग्री तक ड्रॉप हुआ था। और वहाँ कैसे? समटाइम्स स्नो में -5। तो इस -5 टेम्परेचर में आपने वहाँ रहना, 3 महीने तक आपने खाना बनाना और अपने पूरा दिनचर्या का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस आपको हुआ, मुझे लगता है। Yes. और यहाँ पर एक और चीज़ आती है, जब आपने पोलर बियर का जो जिक्र किया, तो पोलर बियर से सामना हुआ आपका? हाँ सर, हमने पोलर बेयर का सामना मतलब देख लिया था विंडो से। अच्छा, लेकिन वो अपना खामोशी से चला गया। एक्चुअली पोलर बेयर इज ए प्रोटेक्टेड स्पीशीज, तो आप उसको एनकाउंटर नहीं कर सकते हो। वो इसीलिए वॉच टावर्स बनाया गया था। आपको हर एक आधे घंटे में एक अनाउंसमेंट देंगे, पोलर बेयर की डायरेक्शन और दिशा निर्देश आपको मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा जी। और यहाँ पर जब हम आर्कटिक और अंटार्कटिक के क्षेत्रों में बात कर रहे हैं बढ़ते हुए प्रदूषण की, तो उन बर्फीले स्थानों पर जो प्रदूषण बढ़ रहा है, और आप बता रहे हैं कि हवा में उड़ के जो हमारे काले कण हैं, कार्बन के जो 3 नैनोमीटर वाले कण हैं, तो ये कितना खतरनाक है उस पोलर रीजन के लिए, आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों के लिए? और क्या इसका असर हमारे मॉनसून पर, हमारे समुद्र स्तर पे और हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कुछ होता है क्या? सर अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका में डीप वाटर, हमारे हिंद महासागर में जो डीप वाटर है 3 किलोमीटर के नीचे और 2 किलोमीटर के नीचे जो पानी है ना, वो अंटार्कटिका से कुछ कंट्रीब्यूशन आती है। अगर आप अंटार्कटिका का आइस मेल्ट करके फ्रेश वाटर करते हो, ये मात्रा थोड़ा सा कम हो जाती है। इसके छोटा सा इफेक्ट मैं बताया, एक्चुअली ये एम्पलीफाइड इफेक्ट है। पूरा वर्ल्ड ग्लोब का जो वाटर सर्कुलेशन चेंज करने की वजह से, अंटार्कटिका में जो फ्रेश वाटर और आइस मेल्टिंग की वजह से अगर सीजेशन शुरू हुआ, इसका मतलब ये है दैट प्रोडक्टिविटी चेंजेस हो जाता है, लाइफ इन द पानी बिगड़ जाती है एंड आपको फूड साइकिल चेंज हो जाता है एंड कोस्टल बेल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। जी। और डॉक्टर साहब, अब हम अगर आपके लैब की बात करें, तो बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में जो आपकी रेडियो कार्बन डेटिंग लैब है, उसमें कौन कौन से उपकरण हैं? और अगर कोई छात्र या कोई आम व्यक्ति, कोई आर्कियोलॉजिस्ट आपके लैब में आना चाहे, तो क्या वो आ सकता है, उन उपकरणों को देख सकता है और ये समझ सकता है कि आप रेडियो कार्बन डेटिंग कैसे करते हैं? सर हमारा इस माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ, श्रोताओं को, दैट हमारा BSIP में जो रेडियो कार्बन डेटिंग है ना, वो नेशनल फैसिलिटी है। तो इसका मतलब हम नॉट ओनली BSIP साइंटिस्ट के लिए रेडियो कार्बन सैंपल्स हम प्रोसेस स्टडी करने के लिए देते हैं, बल्कि हम पूरा इंडिया में जिसको हमारी सुविधा की ज़रूरत पड़ती है, लाइक जैसे इंडस्ट्रीज़ है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अब्रॉड भेजना चाहते हैं विदेश में, तो एक्सपोर्ट में वो पदार्थ और वस्तु हैज़ टू बी टेस्टेड फॉर C14। तो हम C14 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे लिए बहुत सारा सैंपल्स लेके आके हमसे करता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी हम कुछ प्रोविजन किए थे। एकेडमिक सैंपल्स के लिए हम कम चार्जेस लेते हैं एंड इंडस्ट्री सैंपल्स के लिए इंडस्ट्री क्लाइंट्स का चार्जेस लेते हैं। और डॉक्टर साहब, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और आम श्रोताओं के लिए आपका संदेश क्या होगा कि हम विज्ञान को किस दिशा में ले जा रहे हैं? और ख़ास तौर पर आपका फिज़िक्स बैकग्राउंड रहा है और रेडियो कार्बन डेटिंग लैब के आप इंचार्ज हैं, आपने लंबा समय स्वीडन और जापान में भी बिताया है, तो उन सब के अनुभवों से आपको आज क्या लगता है कि हम हमारे देश में अपने बच्चों को, युवाओं को कैसे उत्साहित करें कि वो विज्ञान में आगे आएँ? और इसमें बहुत सारे काम के मौके अभी उपलब्ध हैं। जैसे मैं एक संदेश 2 पार्ट्स में 2 लाइन समझाना चाहता हूँ। मैं सभी बच्चों को और सभी युवाओं को ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ गो ग्रीन इन द सेंस, आप प्लास्टिक यूज़ करना कम कर दीजिए। प्लास्टिक बैग्स की जगह आप थैली
कॉटन वाला यूज़ कर लीजिए। एंड इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट देख के फॉरेन प्रोडक्ट्स खरीद के बहुत प्राउड फील करते हैं, बट अगर देसी साबुन हो, देसी स्पाइसेस हो, विच आर मच मोर बेटर दैन what is coming to India। और ख़ास तौर पर हम सर्दी के मौसम में जो टायर ट्यूब और पेड़ पौधे के पत्ते और पन्नियां जलाते हैं उनको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि जो जहरीले क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं वो हमारे पर्यावरण को, हमारी सेहत को, हमारे फेफड़ों को ख़त्म कर रहे हैं और ये आर्कटिक और अंटार्कटिक तक को प्रभावित कर रहे हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन सेंसर इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक एंड ये इतना हानिकारक है, ये आज एमिट कर देंगे, हजारों साल तक रहेंगे, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस हम ही को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर बिकना, आपने हवा में घुले हर कण को सिर्फ धुआं नहीं बल्कि उसकी एक बहुत अच्छे से विस्तार से आपने कहानी हमें समझाई। धरती के बदलते स्वभाव की कहानी आज हमारे श्रोताओं को आपसे पता चली, इंसान की गतिविधियों की कहानी और आने वाले भविष्य की चेतावनी। डॉक्टर श्रीनिवास बिकना, आज आपने हमें यह समझाया कि कैसे विज्ञान न केवल अतीत को पढ़ता है बल्कि वर्तमान की सच्चाई और भविष्य के संकेत भी देता है। आपने यह भी हमको बताया कि कार्बन 14 की टाइम मशीन से लेकर प्रदूषण की फिंगर प्रिंटिंग तक हर तकनीक हमें अपने पर्यावरण को समझने और उसे बचाने का एक अवसर देती है। कहानी धरती की को इतना ज्ञानवर्धक और रोचक बनाने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का यह वैज्ञानिक सफर आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि हम जो आज हवा में छोड़ रहे हैं वही कल धरती के इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत और धरती की एक नई कहानी के साथ, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। निमिष कपूर को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विज्ञान कार्यक्रम कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ थे बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीनिवास बिकना, जिनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर निमिष कपूर। आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि कैसे कार्बन 14 डेटिंग, आइसोटॉपिक फिंगरप्रिंटिंग और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से हम धरती के अतीत को समझते हुए वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान खोज सकते हैं। यह कार्यक्रम बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों, ये रहा आपके लिए आज के एपिसोड से जुड़ा सवाल। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है? सवाल रिपीट करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है? आप इसका जवाब हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8870191138 3/8 70 19 138। आप हमें अपना जवाब ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है fm@kgmcindia.edu। आप हमें लेटर भी भेज सकते हैं। हमारा एड्रेस है अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, 2nd फ्लोर। मिलेंगे आपसे अगले मंगलवार हमारे नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज रेडियो KGMU गूंज। रेडियो